हेलो दोस्तों, आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 20 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 21 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 20 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पशु परिचर मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो रोजाना आपको टेस्ट देना है और परीक्षा नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट देना है और पेपर के अनुरूप आपको डलना है। आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 21। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों, राजस्थान के साथ सीमा साझा कौन सा राज्य नहीं करता? गुजरात करता है, पंजाब करता है, हरियाणा करता है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं करता। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 5 राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, एक एमपी और एक यूपी। ये दो दो तो ये हो गए, गुजरात पंजाब हरियाणा, ये टोटल 5 हो गए। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? बांका पट्टी दोस्तों आप सभी को पता है नागौर इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है बांका पट्टी में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए फ्लोराइड की मात्रा है वो अधिक है राजस्थान में, नागौर जिले में फ्लोराइड की मात्रा, और वहां पर दोस्तों कुबड़ निकल आते हैं मनुष्यों के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है वहां पे। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसकी ऊंचाई दोस्तों आप सभी को पता होगा 1597 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों कौन सी? गुरु शिखर 1722 मीटर है। उसके बाद में दोस्तों शेरगढ़ का नंबर आता है। ठीक है, और शेरगढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों 1597 मीटर है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है तो वो है दोस्तों देखिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 में है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, सुनने की कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है और पूरा मॉडल पेपर का आपको टेस्ट देना है ये। ठीक है, और सर्वाधिक प्रश्न है वो दोस्तों पशुपालन से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। बाकी दोस्तों 25 प्रश्न राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के और भूगोल के। ठीक है, 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न है। और फिर 25 प्रश्न है दोस्तों जनरल साइंस के, और दोस्तों 15 प्रश्न आपको मैथ से संबंधित देखने को मिलेंगे और 10 प्रश्न है वो आपको करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता कहाँ पाई जाती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसलमेर में कम वर्षा होती है और झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए जलवायु वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है, तिवार्थी ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु के अंदर रखा है तिवार्थी ने पूर्वी राजस्थान को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ नदी का नाम है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। देखिए बनास नदी का जो उद्गम है वो कुंभलगढ़ के निकट खमनोर है, बिल्कुल सही बात है। चंबल का जो उद्गम है वो दोस्तों महू मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, बिल्कुल सही बात है। काली सिंध नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। माही नदी बूंदी की पहाड़ियां, ये गलत हो जाएगा। माही नदी बूंदी में जाती नहीं है दोस्तों, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में होके चली जाती है। ठीक है, तो ये माही नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ये इसमें असत्य है यानी कि गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, अजान बांध किस जिले में स्थित है? अजान बांध
दोस्तों ये भरतपुर में है अजान बांध, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले से सुमेलित नहीं है? कुंवरसेन लिफ्ट नहर से दोस्तों गंगानगर और बीकानेर जिला है वो लाभान्वित होता है, बिल्कुल सही बात है। कुंभाराम आर्य नाम सुना होगा दोस्तों, झुंझुनू के अंदर आ गई, सीकर के अंदर आ गई कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। ये अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ था काफी टाइम पहले, ठीक है। तो ये जैसलमेर बाड़मेर है वो इसमें गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों मलसीसर है चूरू का, और दोस्तों सीकर और झुंझुनू ये लाभान्वित है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है जैसलमेर बाड़मेर। डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर से लाभान्वित है बीकानेर और जोधपुर है, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास से दोस्तों लाभान्वित है जैसलमेर और जोधपुर है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है वो कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है वो है जयपुर ग्रामीण जिला, या जयपुर जिला, ग्रामीण नहीं भी लगाओगे तो दोस्तों जयपुर जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है दोस्तों कितना? तो वो 24.9% है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। और ग्रामीण जनसंख्या का पूछ लेता तो दोस्तों अपने को 100 में से ये माइनस करना है, तो क्या कितना हो जाता? तो ये हो जाता 75.1%। ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों वो है 888 बाल लिंगानुपात माना जाता है 0 से 6 वर्ष के लिए, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बताइए 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10,789.72 किलोमीटर। 10,789.72 किलोमीटर ये राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये जोधपुर में है दोस्तों रातानाडा हवाई अड्डा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है फसलें हैं सिवाय किसके? यानी कि रबी की तिलहन फसल है सिवाय किसके? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तोरियां, सरसों, तारामीरा, अलसी ये तीनों दोस्तों रबी की फसलें हैं, लेकिन यहाँ पे मूंगफली नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, नाथरा की पाल खान किस खनिज में किस जिले में स्थित है? दोस्तों आप सभी को पता है ये लोहे की खान है, और ये दोस्तों कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उदयपुर में है दोस्तों। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? बहु उत्पाद सेज कहां स्थापित किया है रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर। आपने नाम सुना होगा जयपुर के अंदर महिंद्रा सेज, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अजमेर रोड के ऊपर है, बाकरोटा से थोड़ा सा आगे चलते ही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, बीजक की पहाड़ी का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, मौर्यकालीन स्तूप है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा ये बेराट में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? दोस्तों 1113 ईस्वी में दोस्तों अजमेर शहर की स्थापना किसने अजमेर शहर की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा?
तो दोस्तों ये अजय राज के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अजय पाल मत कर देना, अजय राज है, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? बताइए दोस्तों, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो है गुर्जर प्रतिहार वंश ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? जयसिंह द्वितीय ने कौन सी जगह वेधशाला नहीं बनवाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन। दोस्तों यहाँ पे आगरा में नहीं बनवाई, ठीक है, आगरा में नहीं बनवाई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? दोस्तों पहला विद्रोह कहां पर हुआ? नसीराबाद में हुआ। नसीराबाद कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में ही है। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था, यानी कि शुरुआत यहीं से हुई थी। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, तो उससे भी दुगना विभत्स कांड बताया है गांधी जी ने। दोस्तों कौन से कांड को बताया है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है निमुचना घटना को। मई 1925 ईस्वी में यह घटना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रताप समाचार पत्र, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। यहाँ इस समाचार पत्र के माध्यम से दोस्तों ये पूरे भारत में चर्चा का विषय है, वो बना था। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दोस्तों किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है महाराव भीम सिंह, जो कोटा के शासक थे, उन्होंने दोस्तों ये प्रस्ताव दिया था हाड़ौती संघ बनाने का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों शांता त्रिवेदी के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शांता त्रिवेदी के द्वारा। आगे देखिए, साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से असंगत अपने को यहाँ पर छांटना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, राज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता किशोर दास हैं, बिल्कुल सही बात है। बाबू प्रकाश के रचयिता आसिया मोड़ जी हैं, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही है। अमरसार के लेखक पंडित जीवादर हैं, बिल्कुल सही है। राजवल्लभ दोस्तों मंडन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यहाँ पे महाराणा कुंभा है, वो गलत दे रखा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है? बताइए, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जाम्बोजी। आगे देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसको बोलते हैं दोस्तों? ओलंदी बोलते हैं नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, वो ओलंदी कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, औचित्य भेदा भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चैतन्य संप्रदाय से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, चैतन्य संप्रदाय से, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, शीशफुल नामक आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीशफुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक है राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक है राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सारंगी वादक से। ठीक है, सारंगी वादक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रावण हत्ता क्या है? दोस्तों रावण हत्ता क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक वाद्य यंत्र है दोस्तों रावण हत्ता। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। आगे देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ये प्रश्न दोस्तों आप सभी को पता है कि एक परीक्षा में पहली बार पूछा गया था और ये चर्चा का विषय बन गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो है जिलानी माता। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों उनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? दोस्तों बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो कब किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा, माघ पूर्णिमा को दोस्तों बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है दोस्तों किसकी स्मृति में? तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है क्या? उसको भराड़ी कहते हैं। ठीक है, भराड़ी राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, राजेश गोदा। राजेश गोदा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? दोस्तों झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव है वो किसने रखी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है पृथ्वी सिंह ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राव जोधा द्वारा बनवाया गया था? राव जोधा द्वारा दोस्तों कौन सा दुर्ग बनवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर में है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छत्रियां कहाँ स्थित है? बताइए। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छत्रियां है वो दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये आहड़ उदयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आहड़ उदयपुर। आगे देखिए, राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया? राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रानी रामरस दे। रानी रामरस दे, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य या स्थान सुमेलित नहीं है? दोस्तों बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, नौटंकी भरतपुर और धौलपुर में ये प्रसिद्ध है लोक नाट्य, बिल्कुल सही बात है। तमाशा जयपुर का लोक नाट्य है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे तुर्रा कलंगी मारवाड़ नहीं, ये मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है दोस्तों, तुर्रा कलंगी। ठीक है, रमत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध दोस्तों ये रमते हैं, यानी कि लोक नाट्य है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदौरी कहाँ का प्रमुख है लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झालावाड़ का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़ का। आगे देखिए, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष में निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है, ये मरुस्थल महोत्सव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये प्रश्न मैंने आपको राजस्थान कला संस्कृति इतिहास और राजस्थान भूगोल से संबंधित ये 50 प्रश्न करवाए हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, पशु परिचर राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न, पशु परिचर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के टॉपिक वाइज प्रश्न। ये सिलेबस के अनुसार दोस्तों आपको वहां पर क्लास देखने को मिल जाएगी, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है पशु परिचर का, आप 5 से 6 दिन के अंदर वो क्लासेस देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लास है प्रश्नों की। ठीक है,
तो आप अपना टॉपिक है वो डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों वहां पे। और पशुपालन जिसके सर्वाधिक प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, 40 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप एक तो पशुपालन के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज चलाई गई है, पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। और एक है पशुपालन के टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से दोस्तों आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप प्लेयर लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार ये चीजें हैं, आपको देखनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए, अब अपन जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 51 से 75 तक अपन जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, 25 प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता? दोस्तों भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, भौतिक परिवर्तन में आकृति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, नए पदार्थों का बनना रासायनिक परिवर्तन में होता है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे विद्युत लेपन में विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 53 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों H2O2 प्लस Cl2। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया बन रही है दोस्तों 2HCl प्लस O2 में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ये किसके रूप में कार्य करता है? तो ये एक अपचायक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है? बताइए किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? बताइए कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, Na। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम। आगे देखिए, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है वो कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मरकरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मरकरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती, बताइए कौन सी धातु है वो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैग्नीशियम। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मैग्नीशियम। 59 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो दोस्तों वो धनात्मक होती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धनात्मक। आगे देखिए, लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रदीप्ति से संबंधित है दोस्तों लेम्बर्ट नियम। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? निम्नलिखित में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक अवतल लेंस। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दर्पण के फोकस पर, दर्पण के फोकस पर। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लड़का होगा या लड़की यह निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा ये पिता पर निर्भर करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पिता पर निर्भर करता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं, यानी कि बताइए क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रिक ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, क्रिक ने। आगे देखिए, मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्यूलेक्स के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्यूलेक्स। आगे देखिए, 68 नंबर प्रश्न है, यदि एक आनुवंशिक रोग एक दृश्य रूप से सामान्य परंतु वाहक स्त्री से कुछ और सॉरी यदि एक आनुवंशिक रोग एक दृश्य रूप से सामान्य परंतु परंतु वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संततियों में संचारित होता है तो वह रोग कौन सा है? तो दोस्तों वो रोग है कौन सा? तो वो है लिंग संलग्न अप्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वायरस जनित रोग है तो वो कौन सा वायरस जनित रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पोलियो। पोलियो है वो वायरस जनित रोग है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? कौन सी यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोस्तों कैंडिडियोसिस, कैंडिडियोसिस ये दोस्तों यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। बाकी तीनों यौन संक्रमित बीमारी है, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उचित रूप से डिजाइन की गई भट्टी में परिचालन स्थितियों और उपयुक्त तापमान के तहत नगर निगम के ठोस अपशिष्ट को जलाने की विधि को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? उसको भस्मीकरण कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भस्मीकरण। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर पीयूष ग्रंथि। आगे देखिए, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? बताइए, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें निषेचन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, निषेचन। आगे देखिए, शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शुक्राणु जनक वाहिकाओं में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु जनक वाहिकाओं में, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वाहिनीहीन ग्रंथि, वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सूखा संभाव्य यानी कि सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया दोस्तों 1974-75 में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं। आगे देखिए, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक है वो 8वीं रैंक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 8वीं रैंक। आगे देखिए, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा नई दिल्ली में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नई दिल्ली। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 8। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत। आगे देखिए, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पर्वत प्रहार, पर्वत प्रहार। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के खिलाफ T20 सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसे? तो वो है सरित असलंका को, असलंका। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए,
पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों कौन से खिलाड़ी ने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नोवाक जोकोविच ने। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बताइए, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं मोनी मोर्केल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? बताइए, किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जापान के साथ में किया है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे अब अपन मैथ से संबंधित है वो प्रश्न दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात है दोस्तों 3:4 है, ठीक है। और उनका मैसे 15 हो तो दोनों संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का लसाअ ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन दोनों को अनुपात में दे रखा है ना, तो इसको मैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 15×3 = 45 हो जाएगा, ठीक है। 15×3 = 45 और 15×4 = 60। तो 15×3 = 45 और 15×4 = 60, ठीक है। ये दो संख्या आ गई। अब अपने को एलसीएम निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पे इनमें क्या करना है, 15 का भाग दे देना है, ठीक है। क्या करेंगे, 15 का भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 15×3 = 45, 3 बार गया ना, तो 3×60 कितने होंगे? तो दोस्तों 3×60 इंटू है, ये आप इंटू लगा लेना, ठीक है। 45 × 60/15, तो 3 बार कट गया। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 180। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 14, 23, 5, 13 x का औसत 16 है, तो x का मान बताइए। दोस्तों देखिए इनको जोड़ लीजिए, 14, 23, 5 और 13 दोस्तों कितने होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 55, ठीक है। कितने होते हैं? 55। तो 55 एक्सिस को अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत है वो 16 है, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16×5 = 80। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा दोस्तों 80 - 55, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 25। x बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 1/3 a बराबर 1/4 b बराबर 1/5 c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, वो मित्रों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे दोस्तों a को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 3, b को लिख सकते हैं 4 और c को दोस्तों अपन लिख सकते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा है 3, 4, 5 अनुपात होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 रुपए ये, ठीक है। एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं जिनको 1:2:3 के अनुपात में दोस्तों रखा गया है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं दोस्तों 110 रुपए में, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने को यहाँ पर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूं, देखिए ये अनुपातों का योग कर लीजिए। तो अनुपातों का योग कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 6, ठीक है। और अब 1 रुपए के सिक्का, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, 1 रुपए तो ये हो जाएगा, 1 रुपए का एक सिक्का तो ये 1 रुपए ये हो जाएगा, ठीक है। 50 पैसे के दोस्तों इसमें सिक्के कितने हैं, तो 2 सिक्के हैं, अनुपात 2 दे रखा है ना, तो इसका भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और 25 पैसे के 3 सिक्के दे रखे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 0.75 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 2.75 यानी कि 2.75 का दोस्तों अपन क्या करेंगे, 110 में भाग दे लेंगे, ठीक है दोस्तों। 110 में 2.75 का भाग देंगे तो दोस्तों अपने पास निकल कर आ जाएगा कितना दोस्तों, 40 निकल कर आ जाएगा, कितना 40, ठीक है। 40 निकल कर आ जाएगा
110 में अगर अपन 2.75 का भाग देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसे का अनुपात कितना है दोस्तों, 2 अनुपात है, तो अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को। तो यहाँ पर कितना हो गया 40 इंटू 2 कितना होता है 80। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, 36 व 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 36 और 16 का मध्य अनुपाती है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। इसको अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 36 अनुपात या सॉरी लिख सकते हैं 36 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16। ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों देखिए एक तो तरीका है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ऐसे लिख सकते हैं 36x और 16। अब अपन इसमें दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, देखिए बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ 16 है, ये किसका स्क्वायर है, तो दोस्तों ये 4 का स्क्वायर है, और ये कितने का है 6 का स्क्वायर है, तो इसको अपन 6 और 4 लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 6 चौके 24। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मध्य अनुपाती, दोस्तों इसमें 24 ही आएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसलिए रूट लगाना पड़ेगा इसमें। आगे देखिए एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए है, वह इसमें से 3,000 रुपए की बचत करता है, यानी कि 9,000 रुपए वो क्या करता है खर्च करता है। तो सीधा सा है दोस्तों यहाँ पे 9,000 बटे 12,000 इंटू 100, बस प्रतिशत ही तो निकालना है, जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 900 में 12 का भाग दे लीजिए। तो दोस्तों 900 में 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 75%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की हो जाती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि वे में कोई परिवर्तन न हो। तो दोस्तों बताइए वे में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है वृद्धि प्रतिशत बटे वृद्धि प्लस 100 इंटू 100। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 20 बटे वृद्धि प्लस 100, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 120 इंटू 100, बस यही है। तो दोस्तों या तो आप इसको काट लीजिए, जैसे कि यहाँ से 20 से कितनी बार कट गया 6 बार कट गया, 100 में 6 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा। 100 में 6 का भाग दोगे तो दोस्तों 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। दोस्तों यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी कि दोस्तों मान ले बी की आय है वो मान लीजिए मैंने 100 रुपए मान ली, ठीक है, तो ए की आय क्या होगी, तो ये 140 होगी, ठीक है, ये 40% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो दोस्तों दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, सीधा सा है। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और दोस्तों इसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है, तो अनुपात निकाल लीजिए, वैसे तो अगर निकालना चाहे तो दोस्तों अनुपात वैसे डायरेक्ट ही देख लीजिए दोस्तों, अंतर कितने का है 40 का, तो 40 बटे 140 इंटू 100। तो दोस्तों 40 बटे 140 इंटू 100, तो यहाँ से 0 से 1 0 ये कट गया, ये 400 में 14 का भाग दे दीजिए दोस्तों, 400 में 14 का भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 28 सही 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में 16 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक कक्षा में 16 विद्यार्थियों की औसत आयु है वो दोस्तों कितनी है बताइए। तो दोस्तों 16 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो है 20 है, तो 16 इंटू 20 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 320, ठीक है। इसमें से एक 25 वर्ष का विद्यार्थी है वो छोड़कर चला गया,
तो दोस्तों सीधा सा है, 320 में से 25 माइनस कर दिए तो कितना बचा? तो दोस्तों 295 बचे। कितने बचे? 295। अब 295 ये 15 विद्यार्थियों की आयु दे रखी है, तो अपने को औसत निकालना है। तो 295 में 15 का भाग दे लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 19.66 वर्ष। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है। मनोज ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी तथा उसे 80 रुपए कम में बेच दी, यानी कि दोस्तों 420 रुपए में उसको बेच दी। साइकिल का विक्रय मूल्य तथा उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए यहाँ पे क्या है, 500 रुपए में खरीदी और 80 रुपए घाटा खा के उसको 420 रुपए में बेच दी। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को बताना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो दोस्तों सीधा सा है 80/500, 80/500 इंटू 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 80 में 5 का भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा? 16% की हानि हुई और उसका विक्रय मूल्य 420 रुपए। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम कबाट का ही प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों सीधा सा है, ये भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो यहाँ पे दोस्तों तो 100 ग्राम कम तोलता है वो, तो यहाँ पे 100/900 इंटू 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 100 में 9 का भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 से 1/9% आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लाभ प्रतिशत हो गया इसका, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक दुकानदार 16,000 रुपए की खरीद पर 4,000 रुपए का बॉक्स मुफ्त देता है, छूट प्रतिशत क्या होगी बताइए? तो दोस्तों सीधा सा है भाई, 25% की छूट दे रहा है क्या 20% की दे रहा है बताइए? तो दोस्तों देखिए, एक दुकानदार 16,000 रुपए की खरीद पर 4,000 रुपए का बॉक्स मुफ्त देता है, तो छूट की प्रतिशत क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4,000 का बॉक्स है वो मुफ्त देता है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। तो 20,000 है तो दोस्तों उसमें 4,000 की वो छूट दे रहा है, तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा दोस्तों? 20% का क्या हो जाएगा? सॉरी 20% की क्या है छूट दी है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 और 4 जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखिए, 1500 रुपए का 18% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1500 रुपए का 18% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 1500 का 18% 73 दिन का है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीधा सा है, अपन दिन लिख लेंगे, समय नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 18/365 दिन कर, सॉरी 73/365 दिन कर लीजिए, बस। ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आपको 1500 इंटू दर कितनी दे रखी है? दर दोस्तों यहाँ पे 18 इंटू समय कितना दे रखा है? तो दोस्तों 73 दिन, तो दिन के हिसाब से निकालना है तो बट्टे में 365 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 73/365 है। अब दोस्तों नीचे आ जाइए तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू दोस्तों 100 इंटू यानी कि सॉरी समय मूलधन और दर बटे 100, ये सूत्र होता है ना इसका, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो दिन में निकालते हैं तो 365 और लग जाएगा, तो यहाँ पे 100 इंटू 365 हो जाएगा, बस। और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है। बाकी देखिए 5 से दोस्तों ये 3 बार तो ये कट गया, 7 और 3 73 बार ये कट गया, ठीक है। तो 73 से 73 ये कट गए, तो 18 इंटू 3 बच गए, तो 18 इंटू 3 कितने होते हैं? 54। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,840 हो जाएगी। दोस्तों सीधा सा है, आंख बंद करके भी कर सकते हैं दोस्तों, 4,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
भाई 10% कितना हो जाएगा? 4400, और 4400 का 10% कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये 440, और जोड़ दीजिए 4400 में तो कितना हो जाएगा? 4840। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो दोस्तों 1 + 100 बटे 2, बस 101 में 2 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 50.5। तो ये औसत आ जाएगा इसका। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो करने जा रहे हैं। एक बार सभी से निवेदन करूंगा दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पशु परिचर से संबंधित काफी सारी चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उस चीज को मिस मत करना। परीक्षा में जाने से पहले सारी की सारी चीजें हैं वो पढ़ के जाना है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। करंट अफेयर वगैरह भी मैंने आपको करवाए हैं कुछ, ठीक है। देखिए दोस्तों 101 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए? दोस्तों जैविक उद्यान सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया में दोस्तों जैविक उद्यान स्थापित किए गए हैं। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण का सही उम्र क्या है? दोस्तों मुर्गियों में फाउल पॉक्स बीमारी से बचाव के लिए जो टीकाकरण किया जाता है उसकी सही उम्र क्या है? तो दोस्तों उसकी सही उम्र है 8 से 10 सप्ताह। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क किस स्थान पर खोला गया है? दोस्तों ये खोला गया है कहाँ पर? तो ये गुलाब बाग उदयपुर में खोला गया है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कंपनी का लगातार 7 साल का औसत राजस्व 75 लाख है। एक कंपनी का लगातार 7 साल का औसत राजस्व 75 लाख है। यदि पहले 4 साल का औसत 70 लाख है, यदि पहले 4 साल का औसत 70 लाख है और अंतिम 4 वर्षों का औसत 82 लाख है, तो चौथे वर्ष का राजस्व क्या होगा? दोस्तों सीधा सा अपने को कुछ भी नहीं करना। देखिए 7 साल का औसत 75 लाख है तो 7 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर 4 को 70 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 82 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ के ये 7 से 75 वाले में से माइनस कर दीजिए। राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 83 लाख है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों संवत्सर कोटसर चूरू, संवत्सर कोटसर चूरू। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो वो है केला देवी अभ्यारण्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केला देवी अभ्यारण्य। आगे देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये केरल में है। कहां पर है? केरल में। नेक्स्ट आगे देखिए, हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदायों में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? बताइए कौन सी समानता पाई जाती है? दोस्तों ये लोग चरवाहे समुदाय के लोग हैं, ये चरवाहे समुदाय के लोग हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दूध उत्पादन क्षमता है वो कितनी होती है? दूध उत्पादन क्षमता होती है तो दोस्तों वो 2000 से 2500 लीटर होती है। 2000 से 2500 लीटर ये एक अच्छी गिर नस्ल की गोवंश के दूध उत्पादन की क्षमता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राइकाओं का कौन सा समूह ऊंट चराता है? राइकाओं का कौन सा समूह ऊंट चराता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मारू। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मारू। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चरागाह भूमि के बड़े क्षेत्रों को खेल आरक्षित क्षेत्रों में बदल दिया गया, बिल्कुल सही है। चरवाहों को इन रिजर्वों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान 14,760 किलोमीटर मासाई चरागाह भूमि पर बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों ब्रूडिंग। क्या कहलाता है? ब्रूडिंग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रूडिंग कहलाता है। आगे देखिए, आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को किसके रूप में, जबकि नर को किसके रूप में पाला जाता है? देखिए, मादाओं को लेयर्स के रूप में और नर को बॉयलर के रूप में पाला जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था है। मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था है, तो दोस्तों इसमें देखिए, अर्ध सघन पोल्ट्री हाउस, फ्री रेंज या व्यापक पोल्ट्री हाउस सिस्टम, फोल्डिंग यूनिट पोल्ट्री हाउस सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध को उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीटोसिन। सभी को पता होगा ये तो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, सही कथन बता रहा हूँ। मालवी ये गाय की नस्ल है, सूरती ये भैंस की नस्ल है। ये दो तो वैसे गलत हो गए। थारपारकर गाय का उत्पत्ति स्थान मालानी क्षेत्र है, ठीक है, बाड़मेर। जैसलमेर इसमें गलत दे रखा है। हरियाणा गाय की एक द्विकाजी नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, सफेद मांस में कम होता है। सफेद मांस में क्या कम होता है? राइट आंसर हो जाएगा वसा कम होती है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पोल्ट्री की भारतीय नस्ल है? कौन सी पोल्ट्री की भारतीय नस्ल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बुसरा। यहाँ पर है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुसरा। आगे देखिए, 120 नंबर का प्रश्न है, दूध में स्प्रेक्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1.5%। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं दोस्तों। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं तो ये लैक्टोमीटर का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टोमीटर से। आगे देखिए, यहाँ पे 122 नंबर का प्रश्न है, पशुपालन प्रबंधन के प्रसंग में निम्न में से कौन सा चर्म कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? पशुपालन प्रबंधन के प्रसंग में निम्न में से कौन सा चर्म कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एथिल अल्कोहल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। आगे देखिए, रोमंथी यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं का असली आमाशय होता है, तो असली आमाशय कौन सा होता है? रोमंथी यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं का असली आमाशय होता है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होता है? तो दोस्तों एबोमेजम होता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है तो वह है सूक्ष्म जीवों को मारना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पूर्ण दूध के दही में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत होता है। पूर्ण दूध के दही में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत होता है तो कितना होता है? तो दोस्तों वो 0.6 से 8.1 होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डेयरी गाय को दूध दोहन से धोते समय किस प्रकार के साबुन से बचना चाहिए? तो किस प्रकार के साबुन से बचना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डिटर्जेंट के साथ साबुन का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है। पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 5 फुट है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होता है, तो कम से कम आवश्यक स्थान होता है तो वो 2.5 से 3 वर्ग फीट होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु आवास की लंबाई कौन सी दिशा में होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्व से पश्चिम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 130 नंबर का प्रश्न है, पशुओं को एक ही जगह बांध कर रखना जिससे वे घूम नहीं सके, उस आवास को क्या कहते हैं? उस आवास को कहते हैं दोस्तों स्टेचियन बोन। स्टेचियन बोन बोलते हैं उसे। आगे देखिए, अमृत महल गाय की नस्ल है। अमृत महल गाय की नस्ल है दोस्तों, ये जो नस्ल है ये भारवाही नस्ल है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर प्रश्न है, फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मारवाड़ी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मारवाड़ी। आगे देखिए, एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, वह गाय की नस्ल कौन सी है?
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा होलिस्टीन फ्रीजियन गाय की नस्ल है ये। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, बकरी की वह नस्ल जो पश्मीना नाम से प्रसिद्ध है, बकरी की वह नस्ल जो पश्मीना नाम से प्रसिद्ध है तो वो है दोस्तों चेगू। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चेगू। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों देखिए, गाय, गाय का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों देखिए वो है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस है ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। भैंस का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है बुबेल्स बुबेलिस। और बेड का जो दोस्तों वैज्ञानिक नाम है वो है ओविस एरिस, ओविस एरिस। और बकरी का है दोस्तों कापरा हिरकस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों 3-1-4-2, 3-1-4-2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 3-1-4-2, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ नाड़ी गति प्रति मिनट है। दोस्तों भैंस की नाड़ी गति प्रति मिनट 40 से 45 होती है, बिल्कुल सही है। भेड़ की 40 से 50 होती है, बिल्कुल सही है। देखिए भेड़ की 40 से 50 नहीं, भेड़ की दोस्तों नाड़ी गति प्रति मिनट होती है 70 से 80। कितनी? 70 से 80। यहाँ पे 40 से 50 गलत दे रखा है। ऊंट की है दोस्तों 28 से 32, बिल्कुल सही है। सुअर की है 60 से 80, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गलघोटू रोग हेतु टीकाकरण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? यह टीका पैरासिटामोल चमड़ी के नीचे चमड़ी के नीचे लगाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, लगाया जाता है साहब। यह टीका जून व दिसंबर माह में लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह टीका वर्ष में 2 बार अनिवार्य है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ताजे दूध में अम्लीयता प्रतिशत कितना होता है? ताजे दूध में अम्लीयता का प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 0.14%। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से पशुओं में होने वाला आनुवांशिक रोग है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हीमोफीलिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हीमोफीलिया। आगे देखिए, रानीखेत रोग से प्रभावित अंग है। रानीखेत रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो वो है दोस्तों श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए, वक्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए, वक्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों संग्राहक नलिका, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आंत में पाए जाने वाले पेयर पेचेज है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है लसीकीय उत्तक। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपराधी जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था दोस्तों 1871 में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, रक्त, शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जीभ में कौन सी मांसपेशी नहीं होती है? दोस्तों जीभ में स्मूथ मसल्स नहीं होती, यानी कि चिकनी दोस्तों चिकनी मसल्स नहीं होती। तो ये गर्भाशय में पाई जाती है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जीभ में नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, पशु के पुट्ठे पर गहराई तक लगाए जाने वाला इंजेक्शन है तो वो कौन सा है? तो वो है अंतःपेशी इंजेक्शन, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के किस क्षेत्र में आपको लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलगिरी तहर मिलेगी? नीलगिरी तहर कहाँ मिलेगी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है पश्चिमी घाट में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय गैंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मासाई समाज को कितनी सामाजिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है? दोस्तों मासाई समाज को 2 सामाजिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक वृद्ध और एक योद्धा। वृद्ध है वो शासन चलाते हैं और योद्धा है वो रक्षा करते हैं वहां के नागरिकों की। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कृत्रिम विधि द्वारा उद्भवन हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों बड़े भाई जो परीक्षा में सफलता दिलाए और आराध्या रास अकेडमी आपको ये चीजें हैं वो उपलब्ध करवाती है बिल्कुल निःशुल्क। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। और भी आपको पशु परिचर के नाम से अन्य फोल्डर देखने को मिल जाएंगे।
तो उन क्लासों को जरूर देखें परीक्षा में जाने से पहले। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।